Hello friends, welcome to Sitaram IAS YouTube channel. Today in this video we will discuss second part of Polity PT 365 of Vision IAS. Due to some issues I could not continue this video from here, but today I am gonna finish this video and you will get to know that from topic 2 to 7 we will complete remaining Polity PT 365 in this video, and this PT 365 on polity will be completed in only two videos. First has been published and this is second video. So here we start discussing second topic, that is functioning of parliament, state legislature and local government. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अपना इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. तो ये चीज़ें आपको कॉमनली पहले से आती हैं आई बिलीव, और आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें बेसिक मालूम है. आपको ये भी मालूम है कि रिसेंटली मीन्स अब से 8 to 9 months अगो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड हुई थी. ठीक है, तो उनके बारे में आपको थोड़े से आर्टिकल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं वो आपको आने चाहिए, जैसे कि आर्टिकल 52 है. आप इस वीडियो को मैं आपको एक यहाँ गाइड बताना चाहता हूँ, गाइड करना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसको सुन सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें नहीं कहूँगा कि जिस पे आपको इस वीडियो में आपको देखना हो. आप सिर्फ इसको सुनेंगे भी, आप अपने कोई भी अदर काम कर लें, और क्योंकि आप PT 365 पे ज़्यादा फोकस ना करें, इसमें सिर्फ वो देखें कि आपसे कोई चीज़ रह तो नहीं गई आपके सिलेबस में, ठीक है, या फिर कोई न्यूज़ में रही हो कोई पॉइंट और आपसे रह गए हो तो उसको आप यहाँ पे देख लें, क्योंकि इसको फिनिश करके हम जो चीज़ें आगे करेंगे वो है इसके अलावा अदर टॉपिक जो जैन 2023 फेब 2023 एंड मार्च 2023 में जो टॉपिक्स इसमें से रह गए हैं, इस मैगजीन में कवर नहीं है, उनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. देन वहाँ पे भी आपको मैं वीडियो इस तरह से रिकॉर्ड करता हूँ हमेशा कि आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप सिर्फ उसे सुने और अपना जो रिमेनिंग पार्ट है जो आपसे प्रिपरेशन में छूट गया है आपने कर लिया तो उसको आप रिविजन वहाँ पे कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सके. ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने के लिए हम आगे चलते हैं टॉपिक पे. और यहाँ पे आप इसमें पॉइंट सुनिए कि आर्टिकल 52, 54, 55, 56, 57 और इसके बाद आपको 58 और 62, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो प्रेसिडेंट के पावर, प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट क्या, प्रेसिडेंट का कह सकते हैं ऑथ जो है, प्रेसिडेंट की रिमूवल है, ऐसी चीज़ों से यहाँ से लिंक्ड है. तो आर्टिकल 52 जो है आपको इसमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जैसे इंडिया में एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, ठीक है, तो ऐसा प्रोविजन है आर्टिकल 52 में, जबकि 54 में इलेक्शन की बात है. ठीक है, तो आप याद रखें 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, जबकि 54 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात की जाती है, जबकि 55 में यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट. ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा उसमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जाए, ऐसे प्रोविजंस आर्टिकल 55 में है. ठीक है, और 56 में है आपका कि टर्म 5 ईयर की होगी प्रेसिडेंट की, इसकी बात की गई है. तो याद रखें 56 में 56-1 5 ईयर. ठीक है, इससे थोड़ा सा आप लिंक कर लें. आर्टिकल 57 में है आपका एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, तो ये भी टर्म आपको याद रखना है कि री इलेक्शन के लिए होता है, तो वो 57 है. और 58 में आपका क्वालिफिकेशन की बात है. ठीक है, इसके लिए एक टर्म बनाया था मैंने, PEOMP कुछ ऐसा बनाया था मैंने. ठीक है, वहाँ पे मैंने बताया था कि P से आपका प्रेसिडेंट होगा, E से आपका इलेक्शन की चीज़ें होंगी, एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में बात की जाती है, वो से आपका ऑथ वगैरह है. ऐसे एक टर्म था जो मैंने पहले शेयर किया था, उसको आप टेलीग्राम चेक कर लें, वहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा जिसमें प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको बताए हैं. 58 में आपका क्वालिफिकेशन की बात है, और क्वालिफिकेशन भी इसमें जरूर याद रखें कि प्रेसिडेंट की आपकी 3 ही क्वालिफिकेशन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है. फर्स्ट वन इज दैट प्रेसिडेंट इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकेंड इज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर. तो ये जरूर याद रखें 35 ईयर की एज कंपलसरी है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए. और थर्ड वन इज कि क्वालिफाइड फॉर इलेक्शंस एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल. ठीक है, तो मतलब लोकसभा के इलेक्शन के लिए उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए. तो यहाँ पे याद रखें पार्लियामेंट के लिए नहीं, ना राज्यसभा के लिए, सिर्फ लोकसभा के लिए. ये पॉइंट आप जरूर जरूर याद रखें. 62 आर्टिकल में आपको पता है एन इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी कॉज्ड बाय एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस, या फिर कोई एक जो टर्म कंप्लीट हो जाता है, या हाँ प्रेसिडेंट का जो टर्म यदि हाँ ये चीज़ है एक्सपायर यदि हो जाता है, वैकेंसी क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म यदि कंप्लीट हो गया तो. ठीक है, तो उस टाइम पे जो इलेक्शन होगा वैकेंसी फिल करने के लिए वो आर्टिकल 62 में मेंशन है. ये पॉइंट आपको कुछ याद रखने हैं. ठीक है, कुछ लैंग्वेज इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देते हैं मैगजीन में, तो वहाँ पर उनको रीड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बाकी आप बस सुन लें तो आपका काम वहाँ से चल जाएगा. और आर्टिकल 61 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इलेक्शन
फिल करने के लिए वैकेंसी को जिसमें टर्म एक्सपायर हो जाती है, तो उस टाइम पे आपका जो इलेक्शन है वो 5 साल से पहले, मतलब जब 5 साल कंप्लीट होगा उससे पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए। ये मेंशन है आर्टिकल 62 के फर्स्ट प्रोविजन में। अब इलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो आपको पता है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें एमपीज जो है अपने लोकसभा और राज्यसभा की शामिल होते हैं, प्लस लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है उसकी भी इलेक्टेड मेंबर जो है वो शामिल होते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें शामिल नहीं होती है। और दिल्ली और जो पांडिचेरी आपकी यूटीज़ है, वहाँ की असेंबली है, वहाँ के भी इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ पे वो इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं। जो नॉमिनेटेड है वो शामिल नहीं होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद में ये आपको इतना सा बस याद रखना है। इसके बाद में इलेक्शन जो है वो सिस्टम जो है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसको बोलते हैं PRSTV। ठीक है, इसकी जो सिस्टम है उसके थ्रू होता है। इसकी क्या मीनिंग है, क्या मायने हैं ऐसे इलेक्शंस के, आपको ये सब चीज़ें मेंस में लिखने के में काम आती है। अभी सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है, और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो विनिंग कैंडिडेट जो होता है उसको एक कोटा फिक्स होता है कि 50% वैलिड वोट +1। ठीक है, तो 50% वैलिड वोट यदि उसे मिल जाता है, और उससे मतलब 50% वैलिड वोट +1 ज़्यादा यदि उसे वोट मिल जाता है, देन विनिंग कैंडिडेट जो है प्रेसिडेंट बनने के कह सकते हैं कि उस कोटे को पूरा कर लेता है और एलिजिबल हो जाता है। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ये आप ध्यान रखें, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर याद रखें कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो इसलिए इलेक्टर्स जो है वो बाउंड नहीं है कि पार्टी लाइन से अलग जाके वोट दें या नहीं दें। वो अपनी मर्जी है, पार्टी लाइन में पार्टी लाइन के हिसाब से वोट दें पार्टी के कहने पर, या अपनी मर्जी से दें। तो ये ध्यान रखें कि जहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो एक टर्म होती है जिसे मुझे भी याद नहीं आ रहा है, जिसमें पार्टी जो है वो बाउंड करती है अपने कह सकते हैं मेंबर्स को कि अब उनके हित के लिए ही वहाँ पे वोट दिया जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं विप। ठीक है, विप है वो टर्म, वो ध्यान रखें। इसके अलावा आर्टिकल 324 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी अथॉरिटी है कंडक्ट करवाने के लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं एमपीज के बारे में कि एमपीज की वैल्यू क्या होती है वोट की। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज में स्टेट्स की सभी में, यूटीज़ की भी शामिल है 2, दिल्ली पुडुचेरी, और रिसेंट में 19 में जो यूटी बना जम्मू स्टेट से, जम्मू एंड कश्मीर, उसको यूटी बनाया गया, तो उसके भी असेंबली जो है वहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स का जो नंबर है उसको सबको काउंट किया जाता है। ठीक है, और फिर उसकी वैल्यू जो है वो 708 जो एमपीज हैं आपके लोकसभा राज्यसभा के, उनकी बराबर फिक्स की जाती है। ठीक है, जब से 1997 के इलेक्शंस हुए हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि एमपीज की वैल्यू मतलब एमएलएज की जो वैल्यू है स्टेट असेंबलीज के और यूटीज़ के, उनकी वैल्यू 708 जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके बराबर की जाती है। इसी को तो बोलते हैं अपन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके अलावा ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी थी। इसके अलावा और 2022 के जो प्रेसिडेंशियल पोल हुए, इसमें एमपीज के वोट की जो वैल्यू है वो 708 से 700 कर दी गई, मतलब 8 घटा दी गई, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू एंड कश्मीर की वहाँ पे एब्सेंट थी। तो ये आप ध्यान रखें। ठीक है, और इसके अलावा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी रिसेंटली हुए थे, और 14th वाइस प्रेसिडेंट जो है जगदीप धनखड़ जी बने। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सिंपल सी चीज़ें हैं। और इसके अलावा ये पोस्ट होगी, ये आर्टिकल 63 में मेंशन है। इलेक्शन का जो मेथड है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और इलेक्टोरल कॉलेज जो है जिसमें बोथ हाउसेज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, एमपीज जो होते हैं, वो इसके इलेक्शन में वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें बोथ हाउसेज शामिल होते हैं पार्लियामेंट के। इलेक्शन जो है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफर वोट वाला जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ही होता है, और वोटिंग जो है ऐसे इलेक्शंस की वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है। ये आप ध्यान रखें। ठीक है, इसके अलावा ये आपको अच्छे से मालूम है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वाइस चेयरमैन की राज्यसभा के वाइस जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है उसकी तरह काम करता है। और जब कह सकते हैं कि जब प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होते या कहीं बाहर होते हैं, या फिर टर्म की एक्सपायरी से पहले वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट जो है एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट वर्क करते हैं। और इसके अलावा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एम्पावर्ड है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है उसमें कि डायरेक्ट कर सकते हैं किसी मेंबर को जिसकी कंडक्ट उनकी ओपिनियन में क्या है ग्रोसली डिसऑर्डरली है, तो उसको वहाँ पे इनके पास पावर होती है वाइस प्रेसिडेंट के पास में। कुछ आर्टिकल्स ध्यान रखें, आर्टिकल 63, आर्टिकल 64, आर्टिकल 66, 67 और 68।
ठीक है, तो ये जरूर याद रखें। 63 में है कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी, ये ध्यान रखें। ठीक है, इसके अलावा 64 में लिखा है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट के। 66 में लिखा है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ये ध्यान रखें। इसके अलावा 67 में लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करेंगे 5 ईयर के टर्म के लिए, तो ये ध्यान रखें। राज्यसभा की चेयरमैन है, राज्यसभा की वैलिडिटी 6 ईयर होती है राज्यसभा में जब कोई एमपी बनता है तो, लेकिन जो चेयरमैन है उसकी ऑफिस जो है, ऑफिस का जो टर्म है वो 5 ईयर है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये 67 में मेंशन है, वहाँ पे कितने में था, 56 में। आर्टिकल 56 में लिखा था कि प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है वो 5 ईयर के लिए होगी, और यहाँ पे 67 है कि वाइस प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है वो 5 ईयर के लिए होगी। 68 आर्टिकल में मेंशन है कि इलेक्शन to fill a vacancy caused by expiration of term of office of vice president shall be completed before the expiration of term। जब टर्म एक्सपायर होगी उससे पहले इलेक्शन होना कंपलसरी है, तो ये आप प्रेसिडेंट के लिए भी याद रखें और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी ये चीज़ याद रखें। और इतना ही हमारे इस टॉपिक में बातें होनी थी जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब आगे है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स क्या क्या होती हैं, ये चीज़ आपको पहले से मालूम है, लेकिन ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन अभी किया था, उसमें बताया था कि जिस सेंटर की क्लेम था प्रेसिडेंट पे एंड नॉट तमिलनाडु गवर्नर, ऐसी जो तमिलनाडु गवर्नर से रिलेटेड कुछ बातें थी कि एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है। राजीव गांधी असैसिनेशन जो कन्विक्ट को वहाँ पे कहा था कि प्रेसिडेंट जो है उनको फ्री कर सकते हैं, ठीक है, एक्विट कर सकते हैं। तो उस एक प्ली था एजी पेरेरी वलन, कुछ ऐसा नाम है, प्रोनाउंसिएशन यदि गलत है मेरा तो उसके लिए आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक करें उसको, ठीक से आप रीड कर लें। तो उसमें जो प्ली थी फॉर पार्डन के लिए, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन वहाँ पे की थी। तो आप याद रखें कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट और रिमूवल जो है उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, इसके अलावा पार्डनिंग पावर के आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो ये जरूर आप याद रखें कि पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के आर्टिकल 72 में मेंशन है, जबकि गवर्नर की पावर जो है वो आर्टिकल 161 में मेंशन है कि कौन कौन सी चीज़ों पे गवर्नर जो है स्टेट के वो पार्डनिंग पावर रखते हैं। ठीक है, एक ये चीज़ है। इसके अलावा गवर्नर की अपॉइंटमेंट और रिमूवल वो आपका आर्टिकल 155 और 156 में मेंशन है। तो 155 की बात करेंगे तो गवर्नमेंट जो गवर्नर है उनके अपॉइंटमेंट की बात की जाती है, और वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, एक तो ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा, होल्ड करते ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आपके 155 और 156 आर्टिकल में मेंशन चीज़ें हैं। इसके अलावा इफ दिस प्लेजर इज विड्रॉन बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर टर्म, गवर्नर हैज़ टू स्टेप डाउन। ठीक है, तो यदि प्रेसिडेंट चाहे तो उसको अपने उसकी ऑफिस से उनको रिजाइन करना पड़ेगा 5 ईयर की कंप्लीशन से पहले। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें कि इफ जो प्लेजर है प्रेसिडेंट की वो कंपलसरी है वाइस गवर्नर को अपनी पोस्ट पर बने रहने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस तरीके से गवर्नर जो है और स्टेट जो है वो पब्लिकली इंगेज होंगे वैन यहाँ पे यदि कोई डिफरेंस होता है ओपिनियन में तो किस तरह से काम किया जाएगा स्टेट में, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है। तो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहला ये कि प्रेसिडेंट की प्लेजर चलती है, और दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि यदि उनकी ओपिनियन जो है वो डिफरेंट है। पार्डनिंग पावर आपको अच्छे से मालूम है, 72 161 में क्या क्या चीज़ें हैं। पनिश कर सकता है, सेंटेंस जो है ऑफेंस यूनियन लॉ के लिए होता है, स्टेट लॉ के लिए गवर्नर होता है। पनिशमेंट सेंटेंस यदि कोर्ट मार्शल मिलिट्री कोर्ट के लिए है तो प्रेसिडेंट उनको पार्डन कर सकता है, जबकि ऐसी पावर गवर्नर के पास नहीं है। यदि सेंटेंस ऑफ डेथ है तो उसमें प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है पार्डनिंग की, लेकिन गवर्नर के पास में वो पावर नहीं होती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इसमें डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ें इसमें कॉमन होती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको बता दूं कि पार्डनिंग पावर में आपका देखो पार्डन होता है एक तो, जिसमें जो सेंटेंस और कन्विक्शन जो है उनको कंप्लीटली उनको हटा दिया जाता है और कंप्लीटली एब्जॉल्व कर दिया जाता है कि नहीं इन्होंने क्राइम नहीं किया, इनको बिल्कुल बरी कर दो। तो वो प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है, लेकिन ऐसा कम होता है कि ऐसा पार्डन कर दिया जाए। जबकि कम्यूट यदि करते हैं तो कम्यूट में क्या होता है कि एक फॉर्म की कोई पनिशमेंट है उसको लाइटर फॉर्म में चेंज कर देते हैं, हल्की एक तरह का पनिशमेंट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं कम्यूट करना। ठीक है, इसके अलावा रिमिशन है, रिमिशन का मतलब है कम करना, रिमिट करना, किसको, टाइम पीरियड को, सेंटेंस को, तो उसको बोलते हैं कि उसकी पनिशमेंट है, जैसे उनको इम्प्रिजनमेंट हुआ किसी को तो उसको टाइम को कम कर देंगे तो वो रिमिशन होता है। रेस्पेक्ट आप जानते हैं कि एक की जगह कोई दूसरी पनिशमेंट दे दी किसी कंडीशन की वजह से, स्पेशल फैक्ट की वजह से। ठीक है, तो वहाँ पे रिस्पेक्ट होता है। रेस्पेक्ट मतलब डिस्पाइट ऑफ दिस, मतलब किसी कारण की वजह से उसको कोई दूसरा सेंटेंस वहाँ पे दे दिया।
देन लास्ट वन इज रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब है कि उसको पनिशमेंट दिया ही नहीं जा रहा है, वो जस्ट जेल में बैठा है, कोई कह सकते हैं कि अक्यूज्ड है, तो उसको पनिशमेंट कंप्लीटली दिया ही नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो है सेंटेंस का, उस पर स्टे लगा हुआ एक तरीके से, जैसे डेथ वगैरह का है तो टेम्प्रेरी पीरियड के लिए होता है, लेकिन टेम्प्रेरी काफ़ी लंबा हो जाता है तो उसको बोलते हैं रिप्राइव। रिप्राइव मतलब उसको डिप्राइव किया गया है, इस तरह से याद रख लें। रिस्पेक्ट मतलब डिस्पाइट किसी फैक्ट के उसको चेंज कर लेस सेंटेंस कर दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखें कि सेंटेंस को लेसर सेंटेंस जो है वो दिया गया ओरिजिनल सेंटेंस की जगह, देन वो रेस्पेक्ट होगा, कम कर देते हैं टाइम पीरियड को, रिमिशन होगा, और एक से दूसरी तरह का पनिशमेंट यदि चेंज करते हैं उसको बोलते हैं कम्यूट। पार्डन आप जानते हैं, कंप्लीटली उसको एब्जॉर्व कर दिया जाता है। ठीक है, गवर्नर के पास में भी सेम चीज़ें ये होती है, बस उसके पास में पार्डनिंग पावर जो है आपका मिलिट्री से की फील्ड में और आपका डेथ सेंटेंस वाले में वो चीज़ वहाँ पे नहीं होती है। इसके अलावा आगे बात करें कि लोकपाल और लोक आयुक्त के बारे में क्या क्या चीज़ें चल रही है न्यूज़ में, क्यों है कि रिसेंटली केरला की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने केरला लोकायुक्त बिल 2022 पास किया। तो अब इसमें प्रीलिम्स में ऐसा यदि इसके बेस्ड कोई क्वेश्चन बन जाता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो आप उसके लिए थोड़ा सा तैयार करके चले कि कैसे कैसे चीज़ें डेवलप हुई और कैसे कैसे उन पर आगे जाके काम हुआ। 1966 में जो टर्म है लोकपाल लोकायुक्त, ये कॉइन की गई LM सिंघवी के द्वारा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया आप याद रखें कि LM जो सिंघवी फैमिली की जो कह सकते हैं कि जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने ऐसा कुछ किया। ठीक है, तो फर्स्ट यूज किया गया रिपोर्ट में ARC की जो रिपोर्ट थी वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा 2014 की बात करें तो वहाँ पे सेंटर ने लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट 2013 लाए गए। तो 2013 में एक्ट लाया गया। इससे पहले 1966 में जो आपकी ARC की रिपोर्ट थी उसमें LM सिंघवी ने ये वर्ड यूज़ किया। ये दो फैक्ट आपको याद रखना है और आपको याद रह जाएंगी, सिंपल सी चीज़ें है। ARC का नाम आपको याद रखना है और ये जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई देन 2014 में ये कानून लाया गया, नोटिफाई किया गया। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनेगी लोकपाल की यूनियन के लिए और लोकायुक्त होंगे आपके स्टेट्स के लिए। लोकायुक्त मतलब कह सकते हैं पब्लिक कमिश्नर्स। ठीक है, देन इसके काम क्या था ये आपको बेसिक मालूम है, याद कीजिए कि लोकपाल लोकायुक्त का काम क्या है कि ये एलिगेशन हैं यदि करप्शन के सर्टेन केसेस में जो पब्लिक फंक्शनरीज जो है उनसे एसोसिएटेड यदि कोई करप्शन के केसेस है, देन लोकपाल लोकायुक्त के पास पावर होगी उनको उन केसेस को इंक्वायरी करने की। ठीक है, इसके अलावा लोकायुक्त जो है स्टेट्स में होंगे और सेंटर के लोकपाल के बराबर होंगे, ये सब चीज़ आपको मालूम है अच्छे से। और सम स्टेट्स जो है वो पहले से लोकायुक्त एस्टेब्लिश ये पोस्ट कर चुके हैं। महाराष्ट्र 1971 में कर दिया था, केरला 1919 में कर दिया था। तो बस यहाँ पे एक फैक्ट याद रखें कि यूनियन गवर्नमेंट पहली नहीं है जिसने लोकपाल और लोकायुक्त एस्टेब्लिश किया है पोस्ट को। इससे पहले महाराष्ट्र और केरला जैसी चीज़ें जो है स्टेट जो है उसने ऐसी चीज़ें पहले से एस्टेब्लिश कर रखी है। इसके अलावा इसने जो एक्ट आया इसने पूरे कंट्री के लिए लोकपाल लोकायुक्त जैसी सिस्टम डेवलप किए और ये जो है पब्लिक सर्वेंट जो इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं उन पे भी ये चीज़ें मतलब करप्शन जैसे चार्जेस जो है वो अप्लाई, यदि वहाँ पे चार्जेस हैं उनके अगेंस्ट, देन ये लोकपाल लोकायुक्त की पावर वहाँ पे अप्लाई हो सकती है उनके एलिगेशंस को इंक्वायर करने में। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी थी। लोकपाल लोकायुक्त एक्ट में क्या क्या बातें की गई थी ये सब चीज़ आपको छोड़ने की है, कोई खास बात इसमें नहीं है। कंपोजिशन है आपको पता होना चाहिए कि 50% आपके SC ST और OBC के लोगों को, इसके अलावा माइनॉरिटीज़ हैं और वुमन जो है इनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 50% ये लोग होंगे, 50% बाकी के लोग हो जाएंगे। तो ये बेसिक पॉइंट था आपको जो याद होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे 1+9 याद रखें क्योंकि कई जगह 1+8 याद रखें, टोटल 9 होते हैं इसमें, एक चेयरपर्सन और 8 आपके मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो 8 में से 4 आपकी कौन होनी चाहिए, जो अभी मैंने आपको बताया 50% जो ये बताया। एक दूसरा चीज़ आपको ये भी था कि इसमें 70 ईयर की एज होती है, 5/70 या तो अधिकतम 5 साल या 70 साल। ये आप यहाँ से इनको एक पॉइंट के फॉर्म में अलग से लिख लें। तो ये इनका अपॉइंटमेंट की बात होती है, लोकपाल की सेंटर की बात हो रही है ना। और सिलेक्शन कमेटी कौन कौन होगा इस सिलेक्शन कमेटी में, तो एक तो PM होंगे, लोकसभा स्पीकर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, इमिनेंट जूरिस्ट होंगे। तो ये इसमें चीज़ें, और इमिनेंट जूरिस्ट को कौन डिसाइड करेगा, वो प्रेसिडेंट जो है उसको नॉमिनेट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ पैनल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि PM है, इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर हैं और कौन है इसमें, लीडर ऑफ अपोजिशन है, प्लस CGI है, और यदि CGI किसी और को बताते तो CGI की जगह तो वो आ सकते हैं, या फिर इमिनेंट आपके जूरिस्ट है जिसे प्रेसिडेंट वहाँ पे रिकमेंड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिपार्टमेंट जो आपका DOPT जो है वो क्रिएट कर सकता है कोई लिस्ट कैंडिडेट की यदि जब वहाँ पे जरूरत होती है, और जो इंटरेस्टेड है बिकम चेयरपर्सन ऑफ एज ए लोकपाल और लोकायुक्त। ठीक है, तो लोकपाल के लिए
यदि कोई खुद से इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे कैंडिडेट की लिस्ट वहाँ पे क्रिएट की जा सकती है डीओपीटी के द्वारा, ये एक्ट में मेंशन है। इसके अलावा प्रॉपर्टी का कन्फिस्केशन कैसे होगा, करप्ट मीन्स यदि हुए तो वो ये प्रोसिक्यूशन जो है और वो पेंडिंग है, ऐसी चीज़ों में भी कन्फिस्केशन हो सकता है प्रॉपर्टी का। इसके अलावा टाइमलाइन क्या है इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की, तो ये देखिए यहाँ पे 60 डेज है कंप्लीशन के लिए इंक्वायरी के लिए, और 6 मंथ है फॉर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, 60 डेज फॉर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी एंड 6 मंथ फॉर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई। ठीक है, तो यदि सीबीआई के पास में केस जाता है तो वहाँ पे 6 महीने मिल सकते हैं, और यदि लोकपाल ही खुद के लेवल पे करते हैं तो वो आपका 60 डेज का टाइम है इनिशियल। ठीक है, और यदि एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ेगी तो लोकपाल रिटर्न परमिशन देंगे सीबीआई को, रिटर्न रिक्वेस्ट होगा सीबीआई का, तब लोकपाल वो परमिशन देंगे, तब जाके चीज़ें हो सकती हैं। पावर क्या है विद रिस्पेक्ट टू सीबीआई, तो ये भी आप ध्यान रखें कि सुपरिटेंडेंस की जो पावर है और डायरेक्शन यदि कोई देना है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसमें सीबीआई है, कोई और केसेस उसमें है, तो लोकपाल वहाँ पे पावर दे सकता है। इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ ऑफिसर्स की जो बात है, जब सीबीआई के ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन यदि केसेस को करेंगे तो वहाँ पे लोकपाल जो है उसकी अप्रूवल जरूरी है कि हाँ अब सीबीआई के ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र किया जा सकता है यदि किसी केस से वो लिंक्ड एसोसिएटेड है, मतलब उस पर यदि वो जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो लोकायुक्त की बात करें तो वे सेम ऐसी कंडीशन होती है, स्टेट में होते हैं, इसमें सीएम होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं कुछ शामिल, एमएलएज भी है, और इसके अलावा आपका ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है ये सब शामिल होते हैं जिनके अगेंस्ट जब यदि केस आता है करप्शन का, तो वहाँ पे लोकायुक्त जो है वहाँ पे कोई डिसीजन ले सकते हैं, करप्शन के जो चार्जेस हैं उनको वहाँ पे कह सकते हैं इंक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है ना, ये भी आप ध्यान रखें, ये थोड़ा पॉइंट याद रखें कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं प्राइवेट एंटिटीज़ में जो आते हैं, ये लोग भी लोकायुक्त की पावर के अंदर आते हैं, जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं। रिमूवल की देखिए क्या चीज़ है, तो रिमूवल कैसे होगा कि लोकपाल मेंबर्स और चेयरपर्सन जो है वो प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकता है, ये ध्यान रखें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद में प्रेसिडेंट उनको क्या करेगा, रिमूव करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद आपको रखना है। वहाँ पे पिटीशन एक पास की जाएगी साइन बाई एटलीस्ट 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यदि 100 एमपी साइन करके देंगे देन वो इंक्वायरी की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और देन सुप्रीम कोर्ट विल सजेस्ट टू प्रेसिडेंट टू रिमूव दैट लोकपाल और लोकायुक्त। ये आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, लोकपाल मेंबर्स हो या चेयरपर्सन हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, मेंबर चेयरपर्सन के लिए सेम चीज़ें चलेंगी। ठीक है, और लोकपाल का जुरिडिक्शन क्या होगा कि वहाँ पे पीएम भी शामिल है, उसमें मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, ग्रुप ABCD चारों ग्रुप के मेंबर्स वहाँ शामिल हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के और अदर जो एम्प्लॉई ये सब लोग इसमें ऑफिशियल्स जो हैं वो उसमें शामिल हैं। इसके अलावा कोई भी सोसाइटी, ट्रस्ट या ऐसी बॉडी जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन 10 लाख से ज़्यादा का रिसीव करती है, तो उस पर भी लोकपाल की जुरिडिक्शन वहाँ पे चलेगी। तो चारों तरह के ऑफिसर्स, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर ऑफिसर्स, इसके अलावा ऑफिशियल्स जो है, इसके अलावा मिनिस्टर्स, एमपीज और प्राइम मिनिस्टर जो है इसमें इंक्लूड हैं जुरिडिक्शन में लोकपाल की में। तो ये लोकपाल से रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की बात करें तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में देखिए इन्फॉर्मेशन आपको पहले से है कि एक्टिविटीज़ क्या है, राज्यसभा सेक्रेटरीट के, लोकसभा सेक्रेटरीट के क्या क्या काम होते हैं। तो इसमें न्यूज़ में क्यों रहा है, क्योंकि फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ राज्यसभा सेक्रेटरीट की जो है वो अभी प्रेजेंट की गई, और इसकी रिकमेंडेशन इसने जो दी थी चेयरमैन को, वो भी यहाँ पे रखी गई हाउस में। इसके अलावा यहाँ पे कहा गया कि जो हाउस कमिटीज़ जो है ना इनकी टेन्योर बढ़ानी चाहिए, इसके ऊपर वो रिकमेंडेशन वहाँ पे दी गई थी। आपको ध्यान होना चाहिए कि राज्यसभा सेक्रेटरीट जो है वो आर्टिकल 98 के थ्रू वहाँ पे उसकी जो प्रोविजंस है उसमें बनाया जाता है, उसके थ्रू बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, और जो प्रोवाइड करता है कि सेपरेट सेक्रेटरीट स्टाफ होगा ईच हाउस के लिए पार्लियामेंट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये फंक्शन करता है एज ए गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ राज्यसभा चेयरमैन। ठीक है, तो जो गाइडेंस है, जो कंट्रोल है वो राज्यसभा चेयरमैन का होगा, ये आपको ध्यान रखना है जब सेक्रेटरीट की बात होगी तो। और सिंपल सी चीज़ है कि राज्यसभा सेक्रेटरीट किसके अंडर होगा, वाइस प्रेसिडेंट के अंदर होगा। ठीक है, इसके अलावा ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो है, ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से मालूम है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एमपीज जो है वो पैनल में शामिल होते हैं। उनको अपॉइंट कौन करता है, या तो हाउस है जो वो इलेक्ट करेगा, या फिर नॉमिनेट करेगा उनको स्पीकर। ये दो चीज़ें होती है, या तो हाउस उनको इलेक्ट करेगा या फिर स्पीकर उनको नॉमिनेट करेगा। ठीक है, इसके अलावा किसके डायरेक्शन के अंदर काम करेंगे, तो जो स्पीकर है उसके अंडर ये पार्लियामेंट्री कमेटीज आपकी वर्क करती हैं। इनका काम क्या है कि ये रिपोर्ट जो है हाउस को प्रोवाइड करती हैं, और जो स्पीकर है, हाउस हो चाहे स्पीकर हो, एक ही बात हो जाती है। जब रिपोर्ट्स रखी जाती हैं तो स्पीकर जो है वो हाउस के सामने वो चीज़ें रखवाता है।
पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो है उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट से हुआ। वो अपनी अथॉरिटी जो है वहाँ आर्टिकल 105 वहाँ से ड्रॉ करती है, और प्रिविलेजेस जो एमपीज़ है या फिर आर्टिकल 188 के अंदर जो रूल्स है रेगुलेट करने के लिए जो बिजनेस के कंडक्ट है, और इसके अलावा प्रोसीजर जो है बिजनेस से जो आपकी पार्लियामेंट है उसका, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल 118 और 105 वहाँ से ये अपनी अथॉरिटी ड्रॉ करते हैं, और ओरिजिन इसका ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ। ये बेसिक चीज़ आपको मालूम है। पार्लियामेंट कोई बाउंड नहीं है रिकमेंडेशन को मानने के लिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ के, ये आपको बेसिक पहले से मालूम होंगे। दो तरह की कमेटी होती है पार्लियामेंट्री कमेटीज़, स्टैंडिंग कमेटी और दूसरा एडहॉक कमेटी। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में भी आपको पता होगा कि परमानेंट होती है नेचर में, यदि स्टैंडिंग है तो मतलब स्टैंड है, मतलब खड़ी हुई है, तो परमानेंटली वो वर्क करती रहती है। और दूसरा चीज़ है कि कंस्टिट्यूट होती हैं ये टाइम टू टाइम किसी पर्टिकुलर जो वर्क है उस के ऊपर कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी लगभग 3-4 मिनिस्ट्रीज पे एक साथ वर्क कर रही होती है, जबकि एडहॉक कमेटी क्या होती है, टेम्परेरी होती है, और ये मतलब हटा दी जाती है जब इनका टास्क जो है इनको दिया गया वो पूरा हो जाता है। तो इस तरह से स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी की बात होती है। अब स्टैंडिंग कमेटी अभी कितनी चल रही है, तो अभी लगभग 6 के आसपास अभी काम कर रही हैं प्रेजेंट में। पहली कौन सी है, पहली आपका है कि कमेटी है जो स्क्रूटनाइज करेगी, कंट्रोल करेगी वर्क को। सेकंड है कि जो आपका डे टू डे बिजनेस जो है हाउस का उस पर बातें करती है। थर्ड आपकी कि हाउस कीपिंग कमिटीज़ जो है जिन्हें अब बोलते हैं हम सर्विस कमिटीज़, वो वर्क कर रही होती है परमानेंटली। कमेटी है कुछ इंक्वायर करने के लिए। ये आपकी फिफ्थ है कि फाइनेंशियल कमिटीज़ होती हैं, और सिक्स्थ आपका डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जिसे बोलते हैं डीएससी। ठीक है, तो डीएससी जो है ये मिनिस्ट्रीज के वर्क को एक्चुअली देखती है। तो ये स्टैंडिंग कमेटी का एग्जांपल हुआ, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एडहॉक कमेटीज जब नीड होती है गवर्नमेंट को स्क्रूटनाइज करने के लिए वर्क को, देन वहाँ पे वर्क करती है। ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल प्रूडेंस इंश्योर करती है, और अपोजिशन को हेल्प करती है एक तरीके से, ताकि वो एक ग्रेटर रोल एक्सरसाइज कर सके कंट्रोल करने के लिए एग्जीक्यूटिव को। इसके अलावा रिलीवेंट स्टेक होल्डर्स जो है उनको इंगेज करती हैं और इंश्योर करती हैं डिटेल्ड स्क्रूटनी, और अपहोल्ड करती है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल बनी रहे और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करके रखे। ठीक है, राज्यसभा सेक्रेटरीट का वर्क क्या है ये आपको पहले से पता है। ये सेक्रेटरीट जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करता है राज्यसभा को, और सर्विस करता है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को। इसके अलावा पब्लिश करता है रिकॉर्ड्स को जो डे टू डे आपकी प्रोसीडिंग्स है राज्यसभा की। तो कॉमन सी चीज़ है, सेक्रेटरीट का काम है असिस्टेंस प्रोवाइड करना टोटली राज्यसभा के लिए। अब एनआरसी की बातें देखिए, हमने पहले न्यूज़ में हमने पहले कर ली है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताने की ज़रूरत मेरे को नहीं लगती है, क्योंकि आपने पहले से कर लिया होगा। बस आपको कुछ केसेस में आपको बता दूं कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है, ठीक है, एक एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है, ठीक है, एक तो ये होता है, एक एनआरसी होता है। ये चीज़ों में आप डिफरेंस गूगल पे सर्च करें, सिंपल वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, यदि इसमें आगे होगा तो मैं वहाँ पे डिस्कस उसको कर दूंगा। कैग की रिपोर्ट है, और वो आपकी ऑडिट कंप्लायंस के ऊपर है, जिसमें लॉजिस्टिक अरेंजमेंट जो है एनआरसी अपडेशन के लिए असम में जो प्रोजेक्ट था उसका एनआरसी अपडेशन प्रोजेक्ट, उसके लिए कैग की रिपोर्ट आई है, और उसने बताया कि डेटा टेम्परिंग रिस्क जो है वो है अपडेट करने में एनआरसी को असम में। ये कुछ ऐसी डेटा टेम्परिंग के ऊपर जो रिस्क है उसके ऊपर ये कैग की रिपोर्ट आई है। तो एनआरसी आपको सीधी सीधी बात है पहले से पता है कि लीगल इंडियन सिटीजन जो है उनका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, मतलब जो इंडिया के सिटीजन है लीगली, ठीक है। और उनको जो माइग्रेंट है, अब जो लीगली इंडियन सिटीजन नहीं है वो कौन हुए, माइग्रेंट हुए, तो उनको आइडेंटिफाई कर सकती है ये जो ईस्ट पाकिस्तान जिसे अब बांग्लादेश कहते हैं वहाँ से जो लोग आए हुए हैं। तो असम जो है ओनली स्टेट है जहाँ पे एनआरसी है, ठीक है। और ये फर्स्ट कब की गई, 1951 में। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना, 1951 में फर्स्ट एनआरसी जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन तैयार किया गया था। इसके बाद में फाइनली अपडेट हुआ है 2019 में। और अभी आपको मालूम होना चाहिए कि अभी जो कहते हैं डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो जम्मू कश्मीर की जो आप कह सकते हैं कि कंस्टिट्यूंसी जो है वहाँ पे उसको कह सकते हैं री कन्फिगर करने के लिए वहाँ पे उसको तैयार अभी बनाया गया है। तो उसकी भी न्यूज़ को आप ट्रैक करते रहें। इसके अलावा एनआरसी को अपडेट किया गया सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर। तो ये जरूर रखते सिटीजनशिप एक्ट 1955 के प्रोविजंस के थ्रू के अंडर कह सकते हैं कि एनआरसी को अपडेट किया गया है। और इसके रूल्स आए तो 2010 में, तो ये तो खास आपको मालूम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिटीजनशिप एक्ट 1955 याद रखना है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और मैं आपके बता दूं कि असम अकॉर्ड 1985 में साइन हुआ। तो ये एक पॉइंट याद रखें कि असम अकॉर्ड 1985 में साइन किया गया, ठीक है। इसके अलावा नॉन इंक्लूजन ऑफ ए पर्सन्स नेम इन एनआरसी डज नॉट बाय इटसेल्फ अमाउंट टू हिम और हर बीइंग डिक्लेयर्ड ए फॉरेनर, ठीक है। तो यदि किसी आदमी का नाम एनआरसी में नहीं है किसी पर्सन का, ठीक है,
इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका फॉरेनर कहलाएगा। ये आपको जो जानना चाहिए, पता होना आपको चाहिए। और ऐसे इंडिविजुअल्स जो है उनके पास ऑप्शन होगा कि वो प्रेजेंट करें ऐसी देयर केस बिफोर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो है, वहाँ पे अपनी जो बात है वहाँ पे जाके रख सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखें कि नॉन इंक्लूजन यदि किसी आदमी का है, मतलब इंक्लूजन नहीं है एनआरसी में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली ही एक फॉरेनर डिक्लेयर हो गया। तो वो अपनी फॉरेनर्स जो ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ पे अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सिटीजनशिप नॉर्म्स नोटिफाइड जो हुई थी उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स यदि आपको मालूम है तो वो देख लें कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कुछ ऐसा काम करती रहती है, गाइडलाइन जारी करना है और कुछ और चीज़ें सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है तो वही ये काम करती है। ठीक है। इसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो माइनर जो होते हैं, माइनर बच्चे जो है किसी आदमी के जिसने रिनाउंस कर दिया उनकी सिटीजनशिप, तो वो भी सिटीजन नहीं रहेंगे। मतलब जिसके माँ बाप ने सिटीजनशिप रिनाउंस कर दी है तो उनके बच्चे जो है वो भी वहाँ पे सिटीजनशिप उनकी भी ख़त्म हो जाएगी। ये 1955 मेंशन था। और यहाँ पे ऐसे जो बच्चे हैं जब फुल एज अटेन कर लेंगे अपनी, तो 1 साल के अंदर अंदर फिर से इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं, कि लेकिन उन्हें डिक्लेयर करना होगा कि हम इंडियन सिटीजनशिप को रिज्यूम करना चाहते हैं। तो ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, पहले से मालूम होगा। इसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब करती है कि 5 तरह के जरिए होते हैं जिनके थ्रू आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। पहला या तो आपका जन्म यहीं हुआ हो, बर्थ है, दूसरा डिसेंट है, थर्ड आपका रजिस्ट्रेशन है, फोर्थ आपका नेचुरलाइजेशन है और फिफ्थ आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी है। ठीक है। तो ये 5 तरीके हैं, इनसे किसी भी तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है। इसके अलावा ये चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। मतलब कोई कहे क्वेश्चन में स्टेटमेंट आए कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 अमेंड नहीं हुआ है अभी तक और इसकी बातें चल रही है, तो इसको कह देना कि स्टेटमेंट आपका गलत है। वो 1986 में अपडेट हो चुका है, उसके बाद में 1992 में अपडेट हो चुका है, फिर 2005 में अपडेट हो चुका है और अब 2019 में भी वो चेंज थोड़ा सा अपडेट हुआ है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप आपका एक्ट जो है वो अमेंड हो चुका है। इसके अलावा इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस होना जो है वो कैसे होता है, तो कोई भी सिटीजन यदि मर्जी से चाहता है तो वो अपनी कैपेसिटी में बता सकता है कि मुझे सिटीजनशिप यहाँ से छोड़नी है, तो वो चीज़ें वो वहाँ से अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस कर सकता है। इसके अलावा और सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप लूज होने की क्या तरीके, रिनाउंस तो है वो खुद की मर्जी से छोड़ना, और लूज होना वो क्या है कि या तो उसकी टर्मिनेट हो जाए या उसको डिप्राइव कर दी जाए। तो डिप्राइव किया कब जा सकता है, जब गवर्नमेंट जो है किसी की सिटीजनशिप को फ्रॉड या किसी ने किसी फ्रॉड तरीके से लिया है तो गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर कर सकती है कि उसको डिप्राइव कर सकती है सिटीजनशिप से। टर्मिनेट कब किया जा सकता है, जब कोई सिटीजन जो है वॉलेंटरली किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है। तो 3 तरीके हुए, डिप्रिवेशन, टर्मिनेशन और रिनाउंस। ये तो 3 तरीके हुए। सिटीजनशिप लेने के कितने तरीके हुए, वो हुए आपके 5 में कौन कौन से, बर्थ हो, चाहे डिसेंट हो, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, चाहे नेचुरलाइजेशन हो, चाहे आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी हो। ठीक है। और ये जो आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 है ये भी पहले अमेंड कई बार हो चुका है। ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। और एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि नॉन इंक्लूजन ऑफ पर्सन जो है एनआरसी में, इसका मतलब वो नहीं है कि ऑटोमेटिकली फॉरेनर हो गया। ये पॉइंट आप जरूर याद रखें। ऐसे क्वेश्चंस एनआरसी है, डिलिमिटेशन कमीशन है, इसके 2023 के जो पेपर है प्रीलिम्स का, इसमें ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि अमेंडमेंट हुआ है नहीं हुआ है, फॉरेनर्स को वो ऑटोमेटिक फॉरेनर कहलाएगा नहीं कहलाएगा, एनआरसी क्या होता है, एनपीआर क्या होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है, एनआरसी और एनपीआर में क्या डिफरेंस है, ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। और आपको वहाँ पे फिर ज़्यादा बहुत चक्कर नहीं होना, क्योंकि आप पहले गूगल कर चुके हैं और आप वो क्वेश्चन राइट करेंगे, ऐसा मुझे आप पे भरोसा है। आगे चले अगले पॉइंट पे। अगला टॉपिक ही हम देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होती है। तो डेलीगेटेड है कि जिसको एक्ट के थ्रू कोई पावर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो अल्ट्रा वायर है, कि द पेरेंट एक्ट कैनॉट बी गिवन एनी इफेक्ट। ठीक है। तो जो पेरेंट एक्ट है वहाँ पे, पेरेंट एक्ट मतलब कोई एक्ट है उसके अंदर कोई और कह सकते हैं कि पावर दी गई है, किसी अथॉरिटी दी गई है किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को वहाँ पे, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ ऑब्जर्व की है। ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको देखना है कि एज पर रूलिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है शुड नॉट ट्रेवल बियॉन्ड द परव्यू ऑफ पेरेंट एक्ट। तो यदि पेरेंट एक्ट बना हुआ है और उसके अंदर कोई चीज़ आती है तो, और उसको ज़्यादा यदि ऐसा होता है कि पेरेंट एक्ट से ज़्यादा पावर जो है, यदि उसके अंदर की अथॉरिटी, उसके डाउन अथॉरिटी जो है नीचे वाली हायरार्की में, उसको ज़्यादा पावर दी जाती है, तो वो जो पावर है नीचे वाली अथॉरिटी की वो अल्ट्रा वायर कहलाएगी, वो अल्ट्रा वायर हो जाएगी, मतलब वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है। इफ़
इट डज इट इज अल्ट्रा वायर। ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि कोई डेलीगेट किया गया पावर और पावर ज़्यादा ही कुछ हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रूल्स और रेगुलेशंस जो है जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है वहाँ पे सप्लांट नहीं करेंगे, बट वो सप्लीमेंट पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट हो सकते हैं जो इससे पावर कर सकते हैं। मतलब सप्लांट मतलब है ओवर पावर करना, मतलब जितनी पावर दी गई उससे ज़्यादा उसकी जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है वो ज़्यादा एंजॉय कर रही है उस पावर को, तो वो सप्लांट नहीं करेगी। सप्लीमेंट्री पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट है तो वो वहाँ पे पहले से काम कर रहा है तो वो काम कर सकता है, मतलब मदद करने के लिए हो सकता है, उससे ज़्यादा पावर वो नहीं ले सकता। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, ये आपको चीज़ें बेसिकली मालूम है कि एक प्रोसेस है जिसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है उसको पावर दी जाती है कि प्राइमरी लेजिस्लेशन जो है लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए प्राइमरी लेजिस्लेशन को, तो वहाँ पे उसको पावर है। ठीक है, अब इसमें काफ़ी सारे अब देख सकते हैं ट्रबल देखने को मिलते हैं कि पार्लियामेंट जो है उसको प्राइमरी लेजिस्लेशन के थ्रू कानून बना देती है, लेकिन उनको जो लागू करवाना है वो एग्जीक्यूटिव का काम होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लेजिस्लेटिव जो पावर है वो दी हुई है लेजिस्लेचर को, जो एग्जीक्यूटिव है उसको काम है लॉज को एग्जीक्यूट करवाना। ठीक है, लेकिन टाइम की कमी और कुछ और सारे लिमिटेशन जो होते हैं पॉलिसी मेटर्स में, तो वहाँ पे डेलीगेट जो टास्क है वो डेलीगेट किए जाते हैं, तो वहाँ से डेलीगेशन जो है आपका एक तरीका वहाँ पे आता है कि जो पावर है उसका डेलीगेशन आगे जो आपकी कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट बॉडीज जो है उनको दिया जाएगा। इसके अलावा ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी है, पर्पज़ क्या है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, ये सिंपल है, आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि जरूरत क्या है। टाइम नहीं है, दूसरा पॉलिसी मेकिंग में लिमिटेशंस होती हैं, वो चीज़ है। इसके अलावा सर्कमस्टांसिस कौन सी हैं जब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो इनवैलिड हो जाएगी, ये पॉइंट है, ये जरूर आप याद रखें, जिनको मैं आपको बोल देता हूँ और इनको 2 बार बोल दूंगा मैं ताकि आपको रिवीजन उसका हो सके। वीडियो बड़ा होगा लेकिन आप बस वहाँ से उसको रिवाइज कर लेंगे, एक बार सुन लेंगे ढंग से और एक बार फिर से सुन लेंगे तो आपका काम वहाँ से हो जाना है। इसमें है फंडामेंटल राइट और यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यदि वहाँ से प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तो वो वैलिड होते हैं तो वहाँ पे आपकी भी इनवैलिड हो जाएगी। इसके अलावा रूल्स जो है रूल्स रेगुलेशन अल्ट्रावायर हो जाएंगे जब प्रोविजंस जो है पेरेंट एक्ट के अल्ट्रावायर हो जाते हैं, मतलब पेरेंट एक्ट के प्रोविजंस को अल्ट्रावायर यदि रूल्स करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लेजिस्लेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि वो कंफर्म नहीं करते हैं सब्सटेंसिव प्रोविजंस जो स्टैट्यूट का बनाया गया उससे, उसमें फेल हो जाते हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ने यदि वहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव कम्पिटेंस जो है वो नहीं बन पाया है फ्रेम करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस पहले से बनाए जाने थे, तो उस कंडीशन में हो सकता है। इसके अलावा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वहाँ पे स्टक डाउन हो सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस और अनरीजनेबलनेस, मतलब कोई लॉजिकल चीज़ें नहीं है या आर्बिट्रेरीनेस है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये चीज़ें भी इनवैलिड हो सकती हैं। इसके अलावा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करती है रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशंस, जब तक कि यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं किया जाए, अथॉरिटी वहाँ पे अथॉरिटी नहीं दी जाए पेरेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा। यदि पहले से कानून बना है उसमें मेंशन है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू हो सकता है तो चीज़ें वहाँ पे होगी, अदरवाइज वो चीज़ें फिर से इनवैलिड हो जाएंगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि लेजिस्लेचर जो है वो डेलीगेट नहीं कर सकती है इसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस को एग्जीक्यूटिव ब्रांच को, तो जो मतलब इसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो है वो पार्लियामेंट के ही लेजिस्लेचर जो है उसके ही रहेंगे, एग्जीक्यूटिव ब्रांच को नहीं ट्रांसफ़र किए जा सकते। ये पॉइंट आपको थोड़े से याद रखने थे। इसके अलावा 7th पॉइंट आपका पंचायत, जिसमें आपका पैसा एक्ट की बात की गई है 1996 की। तो ये न्यूज़ में क्या होता है कि रिसेंटली छत्तीसगढ़ ने नोटिफाई किया है रूल्स इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा को, और ये आपका किस ओकेजन पे था, वर्ल्ड ट्राइबल डे पे। तो इस पे क्वेश्चन बनेगा तो बन सकता है ट्राइबल्स के बारे में कि कौन पैसा एक्ट कौन इंप्लीमेंट करवाता है। ठीक है, और अभी कहाँ पे बात है तो आपके कौन कौन से स्टेट में पैसा है आपका जो नोटिफाई किया गया है। पहले से 6 स्टेट आपकी जो है नोटिफाई करवा चुके हैं इसको, और अभी छत्तीसगढ़ है जिसने नोटिफाई इसको किया, मतलब पहले से 6 स्टेट उसको इंप्लीमेंट कर चुके हैं और ये 7th है जिसने नोटिफाई किया है कि हम इंप्लीमेंट पैसा एक्ट को करेंगे। तो 6 कौन कौन से हैं, तो एक क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। आपका आंध्रा है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान और तेलंगाना है, और ये अब बन गया आपका 7वां स्टेट जो है आपका कौन सा, छत्तीसगढ़। ये ध्यान रखें छत्तीसगढ़, डेटा याद रखें छत्तीसगढ़, और इसको मैच करें 7 से, 367, ये 7th स्टेट हो गया। और यहाँ पे देखिए जो बेल्ट है आपका सेंट्रल इंडिया जो है आपका, जिसमें गुजरात आता है, राजस्थान आता है, उसके पास में एमपी आता है, उसके पास में आपका छत्तीसगढ़ आता है, उसके बाद में आपका झारखंड आता है, इसके बाद में नीचे आपका उड़ीसा आता है, फिर तेलंगाना आता है, और यहाँ पे आंध्रा आता है, फिर इधर महाराष्ट्र और ऊपर हिमाचल आता है। ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे 10 स्टेट हैं जहाँ पे पैसा एक्ट लागू होना है, जहाँ पे 10 स्टेट में आपकी ट्राइबल्स है, और तो वहाँ पे शेड्यूल एरियाज के लिए
पैसा एक्ट बनाया गया था। तो अभी 6 स्टेट ने इसको लागू कर दिया है और अभी ये बना है 7वां। तो ध्यान रखें ना, एमपी ने अभी तक ऐसा कोई कानून शायद पैसा एक्ट जो रूल्स है, पैसा रूल्स जो है उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो आपको याद रखना है, आंध्रा ने कर दिया, गुजरात ने कर दिया, हिमाचल ने कर दिया, महाराष्ट्र ने कर दिया, राजस्थान ने कर दिया। तो मतलब राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कह सकते हैं आंध्रा, इन दोनों ने कर दिया, नीचे वाले सभी स्टेट ने कर दिया। एमपी ने नहीं किया और आपका उड़ीसा और झारखंड जो है उन्होंने नहीं किया, बस छत्तीसगढ़ ने किया है। ये आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रखना था, इसके अलावा कोई चीज़ यहाँ पे जानने वाली नहीं है। ठीक है, भूरिया कमेटी की सिफारिशों पर बना था, पैसा एक्ट 1996 में आया था, ये चीज़ें बेसिक कॉमन आपको। इसके अलावा मिनिस्टर पंचायती राज नोडल मिनिस्ट्री होती है, ये मैं आपको पता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, इसको पैसा एक्ट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये कॉमन चीज़ आपको मालूम है। एक्सटेंशन जो है पार्ट 9 में मेंशन है कि ये प्रोवाइड करेगा एक्सटेंशन को, जो पार्ट 9 में मेंशन है प्रोविजंस, उनको इन एरियाज में। और एरियाज 10 स्टेट थे, मैंने आपको बता दिया। और आपके आर्टिकल 244 सेक्शन 1 में ये मेंशन है कि जो शेड्यूल 5 जो है उसके साथ में आर्टिकल 244 क्लॉज 1 को पढ़ा जाए 10 स्टेट के लिए, और 10 स्टेट आपको मैंने अभी जस्ट बताया है। ठीक है, और इसके अलावा आपका झारखंड है, इसमें मेरे हिसाब से, हाँ उड़ीसा है। ठीक है, मैंने 10 आपको पूरे बता दिए। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता दूं छोटी सी, कि मेजर पावर क्या है ग्राम सभा को पैसा एक्ट के अंदर। तो देखिए, एक तो है कि कंसल्टेशन जो है किसी मैटर में, जब लैंड एक्विजिशन की बात होगी, या वहाँ पे प्रिवेंट करना है एलिनेशन ऑफ लैंड, या रिस्टोर करना है एलिनेटेड लैंड, तो मतलब लैंड से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा, यदि रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन की बात होगी, तो यदि वहाँ पे लाइसेंस वगैरह प्रोस्पेक्ट करने हैं या फिर माइनिंग लीज देना है तो पूछना पड़ेगा। इसके अलावा यदि रेगुलेट या रेस्ट्रिक्ट करना है सेल कंजम्पशन ऑफ लीकर, मैनेज करना है विलेज मार्केट को, या मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ों को कंट्रोल करना है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, तो परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा माइनर वाटर जो बॉडीज़ है उनको मैनेज करने की बात हो, चाहे आपका माइनर MFP जिसे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो बोलते हैं, प्रोड्यूस जो बोलते हैं, उनको उनके ऑनरशिप की बात हो, तो वहाँ पे भी ग्राम सभा के पास में पावर्स होती है पैसा एक्ट के अंदर। इसके अलावा यदि कंट्रोल करना है इंस्टीट्यूशंस को, फंक्शनरीज को इन ऑल सोशल सेक्टर्स एंड लोकल प्लान्स, तो लोकल यदि प्लान्स बनता है या फिर आपका सोशल सेक्टर में कोई फंक्शनरीज इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करना है, तो भी ग्राम सभा के पास पैसा एक्ट के अंदर पावर्स होती है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा फीचर्स क्या है पैसा एक्ट के, ये आपको सिंपल सा पता है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेशन जो है, पंचायत के ऊपर कानून बना सकती हैं। कस्टमरी लॉज जो है उनसे कंफर्मिटी के लिए पंचायत के ऊपर कानून, स्टेट लेजिस्लेशन वहाँ पे बन सकता है। उसकी चाहे कस्टमरी लॉज हो, चाहे सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो, चाहे ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो, कम्युनिटी सोर्सेज के ऊपर जो है। ठीक है, इसके अलावा ग्राम सभा जो है वो ग्राम सभा हर विलेज में होगी, ऐसा पार्ट 9 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें मेंशन है, और 243 आर्टिकल है वहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है, जहाँ पे कंसिस्ट करेगी लोगों की जो वहाँ पे उसमें इलेक्टोरल रोल में वहाँ पे शामिल उस गांव में, पंचायत में है, विलेज लेवल पे, तो वो सब लोग मिलके ग्राम सभा बनाएंगे। रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी, रोल और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ग्राम सभा की क्या क्या होती है, ये सिंपल आपको पहले से मालूम है या बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा रिजर्वेशन की बात हो तो रिजर्वेशन 50% रिजर्वेशन है किसको, ये आपको ध्यान रखना है कि एवरी पंचायत जो है वहाँ पे रिजर्वेशन होगा सीट्स का कम्युनिटी की प्रपोर्शन में। ठीक है, और मिनिमम 50% वहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे कम्युनिटी पॉपुलेशन जो है यदि 50% है, जैसे ट्राइब्स है, तो वहाँ पे उनको रिजर्वेशन वहाँ पे होगा। जहाँ पे चेयरमैन जो है, चेयरपर्सन जो है पंचायत का ऑल लेवल पे, वहाँ पे वो ST के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो जहाँ पे ST की जो ट्राइबल्स की पॉपुलेशन 50% या उससे ज़्यादा है, तो वहाँ पे चेयरपर्सन जो है पंचायत का वो ST के लिए रिजर्व रहेगा। ये बताया गया है पैसा एक्ट 1996 में। ये थोड़ा सा आपको चीज़ें याद रखने वाली थी। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेंट जिसकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसमें आप देखें क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो भी आपको मैं बता दूं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात की गई है, तो झारखंड के जो गवर्नर है उन्होंने अभी डिक्लेयर नहीं किया था कि MLAs को डिस्क्वालीफाई किया कि नहीं किया। चीफ मिनिस्टर की जो क्वालिफिकेशन थी MLA बनने के लिए, तो वो काफ़ी दिनों तक न्यूज़ में रहा था। ठीक है, तो होल्ड कर लिया था उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कुछ टर्म ऐसी वहाँ उनसे रिलेटेड आई थी, तो वहाँ पे अभी तक कोई डिस्क्लोज वो चीज़ नहीं हुई। ठीक है, तो इसके अलावा ये एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ना, ये आपको पहले से मालूम है कि वो डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और इसके अलावा ये RPA 1951 है, इसमें भी मेंशन नहीं है, तो ये स्टार लगा लेना, इस पॉइंट को याद रखना कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना ही आपका RPA 1951 है उसमें मेंशन है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इसके अलावा आर्टिकल
2, 102 का क्लॉज 1 है और आर्टिकल 191 का भी क्लॉज 1 है। 102 और 191 इन दोनों की कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है वहाँ पे एमपी या एमएलए, ठीक है, या एमएलसी, ये कोई भी हो, वो बाहर हो जाएंगे किसी भी ऑफिस, यदि वो होल्ड कर रहे हैं प्रॉफिट वाली, तो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से बाहर उनको कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रोविजंस क्या क्या है कि जो ये लेजिस्लेटर जो है उनको प्रोटेक्ट करती है इफ़ द ऑफिस इज क्वेश्चन, ऑफिस इन क्वेश्चन हैज बीन मेड इम्यून टू डिस्क्वालिफिकेशन बाई लॉ। मतलब पहले से कहा गया है कि इनको इनका डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स का या एमपीज का नहीं होगा, तो वो पहले से वहाँ पे कहा जाता है कि ये लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब वो जो ऑफिस है ना वो ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के परव्यू से बाहर हो जाती है। इसके अलावा क्वेश्चन जो है डिस्क्वालिफिकेशन का, यदि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात होती है तो वो आपका प्रेसिडेंट या गवर्नर को रेफर किया जाता है। लेकिन जो है वो अपनी ओपिनियन जो है इलेक्शन कमीशन को दे सकते हैं और तभी जो काम होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन का, सॉरी मैं क्या बोला, हाँ, इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन भी वो ले सकते हैं। ठीक है, और उनकी इलेक्शन कमीशन की जो ओपिनियन है उसके बेस पे वो वर्क करते हैं। तो इसका जो ये क्वेश्चन है डिस्क्वालिफिकेशन किया जाएगा नहीं किया जाएगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे, तो ये आपका प्रेसिडेंट या गवर्नर का काम होगा। ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी थी। इसके अलावा एमपी लैड के ऊपर रूल्स कुछ बनाए गए थे, इस पर भी चर्चा की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसने रिवाइज किए रूल्स को, एमपी जो लेड्स स्कीम है उसकी जो फंड्स उसके ऊपर, और ये आपके सीएफआई में डिपॉजिट किए जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। इसके अलावा इंटरेस्ट यदि उस फंड के ऊपर इकट्ठा हुआ है तो वो यूज़ किया जाएगा, जो ऐड किया जाएगा एमपी लेड अकाउंट में, यदि पहले से इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है उस मनी के ऊपर तो। ठीक है, इसके अलावा और चीज़ एमपी लेड के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से मालूम है। और नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जिसे बोलते हैं NEVA, नेवा, नेवा मतलब नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ठीक, इसको थोड़ा सा याद रखें कि ई विधान जो है ये रीडिज़ाइन किया गया है, एज जो पहले ई विधान था उसको अब नेशनल ई विधान कर दिया गया है। और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया है कि यहाँ पे जो ऑल वर्क जो है, जो डेटा है आपका लेजिस्लेटिव बॉडीज से रिलेटेड, उसको ऑनलाइन अवेलेबल करवाया जाए सिटीजन्स के लिए और असेंबलीज के लिए। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, इसमें आपका डेटा हो चाहे कोई काम हो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ का, उसे ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा, और ना सिर्फ असेंबलीज के लिए, असेंबलीज के मेंबर्स के लिए, बट सिटीजन्स के लिए भी है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि सिटीजन्स के लिए भी वो अलाउ किया गया है। नोडल मिनिस्ट्री कौन है, तो ये सिंपल होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है वो इसके लिए वर्क करती है। इसके अलावा क्या काम है क्या नहीं है, वन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैसिव डेटा डिपॉजिटरी बनाई जाएगी, स्ट्रीमलाइन इन्फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प की जाएगी, ये सब चीज़ें काम की यहाँ पे नहीं बनती हमारे लिए। इसके अलावा एक अगला पॉइंट है क्रिएशन अबॉलिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कैसे बनाई जा सकती है और कैसे अबॉलिश की जा सकती है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल ने रिसेंटली 7 नई डिस्ट्रिक्ट क्रिएट की थी। तो नई डिस्ट्रिक्ट कैसे बनाई जाती हैं, कैसे अबॉलिश की जाती हैं, ये पावर आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है कि कितनी डिस्ट्रिक्ट वो बनाना चाहती हैं और कितनी अबॉलिश करना चाहती हैं। तो वो असेंबली में एक इशू यदि कोई चल रहा है स्टेट में, तो वहाँ पे असेंबली में सिंपली डिस्ट्रिक्ट क्रिएट की जा सकती है और गैजेट में उसको नोटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई भी कहना नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, यदि स्टेटमेंट आता है नई डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए सेंटर की परमिशन लेना जरूरी है या कुछ ऐसा मेंशन होता है, तो वहाँ पर उसको स्टेटमेंट को आप डिलीट कर दें। और परमिशन जो है सेंटर की रिक्वायर्ड है व्हेन ए चेंज ऑफ नेम ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट और रेलवे स्टेशन इज कंटम्पलेटेड। ठीक है, जब नाम की बात आती है कि नाम चेंज करना है, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात हो चाहे रेलवे स्टेशन के नाम की चेंज करने की बात हो तो परमिशन लेना जरूरी है, लेकिन नई क्रिएट करने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती। ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखें। इसके अलावा स्पीकर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसकी पावर क्या क्या है, तो ये सिंपल सी पावर आपको पहले से मालूम है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी रूल किया था कि स्पीकर जो है लोकसभा का, उसके पास में कह सकते हैं कि फॉर्मर एमएलएज जो है उनका स्टेटस है उसको लेने की पावर, उसको मतलब ख़त्म करने की पावर स्पीकर के पास में नहीं है। तो ये ध्यान रखना, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट हैव पावर टू टेक अवे द स्टेटस ऑफ फॉर्मर एमएलएज। ठीक है, इसके अलावा जब वो डिसाइड करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन की प्ली को, जब किसी लॉ मेकर ने उसके अगेंस्ट लाई है, तो 10th शेड्यूल में यदि एंटी डिफेक्शन जैसी कंडीशन में लोकसभा का जो स्पीकर, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट की, उसका स्पीकर जो है उसके पास में ऐसी कोई पावर नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 2014 के बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर जो है नॉट ओनली डिस्क्वालिफाइड सम ऑफ स्पीकर, ठीक है,
स्पीकर्स नहीं, मेंबर्स होगा, ये इन्होंने वर्ड थोड़ा गलत लिख दिया है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर 10th शेड्यूल बट ऑल्सो टुक अवे देयर स्टेटस ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज फॉर्मर लॉ मेकर। तो उनको ये उनका जो लॉ मेकर होने का जो उनका स्टेटस था उसको भी खत्म करने की कोशिश की थी। तो वहाँ पे आपका उनकी पेंशन जो है, उनके बेनिफिट जो है उनसे डिप्राइव कर दिया गया था। लेकिन कियोतो होलोहान वर्सेस जीचिलू वाला जो केस था 1992 का, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पावर ऑफ स्पीकर जो है अंडर 10th शेड्यूल वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर है। तो फिर अभी जुडिशियल रिव्यू इन चीज़ों पर होते हैं, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि उनके स्टेटस को एज ए फॉर्मर जो फॉर्मर एमएलए जो है एज ए लॉ मेकर वो नहीं हटाया जा सकता। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा केस है कियोतो होलोहान वाला, ये आपको मालूम होना चाहिए। 2014 में बिहार लेजिस्लेटिव स्पीकर जो थे असेंबली के, उनसे एसोसिएट क्या टर्म है वो आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा कमिटी, अगली न्यूज बता रहा हूँ मैं आपको, कमिटी ऑन पार्लियामेंट, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर पार्लियामेंट की कमेटी है, उसने बात की है रिसेंटली अपनी रिपोर्ट सबमिट करके। उसमें बताया कि जो कमेटी है वो सेटअप की गई थी 1976 में, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंडर। तो आपको याद रखना ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब आया, 1963 में। इसके अलावा वो कमेटी सेटअप कब हुई, 1976 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखें 13 साल बाद में वो कमेटी सेटअप की गई, और उसने अभी अपनी एक रिपोर्ट और दी है। और ये क्या है, ये कंस्टिट्यूट की गई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, ये भी ध्यान रखना है। एमएचए जो है उसने इसको कंस्टिट्यूट किया है, और चेयर किसने किया, तो होम मिनिस्टर करेंगे, और सबमिट किसको करेगी ये, तो ये प्रेसिडेंट को करेंगे, ठीक है। तो कमिटीज यही वर्क करती हैं। इसका मैंडेट क्या था कि ये जो प्रोग्रेस है हिंदी को यूज़ करने की एज ए ऑफिशियल पर्पज के लिए, तो उसको ये रिकमेंड वहाँ पे करती है, ताकि हिंदी जो है उसको एज ए ऑफिशियल कह सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा सके। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, ये आपको मालूम होगा, अभी 50 ईयर्स हो गए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी कहा था कि गवर्नमेंट जो है वो वर्क करेगी 8 पिलर्स पर नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए। जो आपका पीस, पावर, टूरिज्म, ये फालतू की चीज़ें आपको यहाँ से नहीं करनी है, इनको छोड़ दीजिए। बस आपको ध्यान रखना है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन वो आपको बता दूं कि ये आपकी 1971 में एस्टेब्लिश हुई। इसका जो सर्विस कंडीशंस हैं वो आपका ध्यान रखना है कि जो MO डिपार्टमेंट ऑफ आपका जो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो था जिसके ऊपर मिनिस्ट्री आपकी बनी उसके अंदर ये काम करता है, ठीक है। और एक्ट के थ्रू बनाया गया ये NEC, नेशनल नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 का। तो पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर ये बनी, मतलब कह सकते हैं आप ये कि ये एक्ट के थ्रू बनी है, स्टैट्यूट से ये बनी है, ठीक है। कोई इस गवर्नमेंट की कोई सिर्फ ऑर्डर से नहीं बनी है, ये ध्यान रखना है, एक्ट से बनी है, एक्ट से बनी है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन उसके ऊपर ये उसके अंदर ये काम करती है। और यूनियन होम मिनिस्टर जो है उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपके 8 स्टेट शामिल है, ये भी आपको याद रखना है। 8 स्टेट कौन से हैं, 8 स्टेट आपको सिक्किम इसमें याद रखना है, बाकी 7 स्टेट्स वाले आपको याद है पहले से, मुझे इतना आपसे उम्मीद है। फंक्शन क्या है कि ये कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएंगी, ये आपको सिंपल सा याद होगा। और ये एज ए फॉरम वर्क करेंगी फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ इंटरेस्टेड डिस्प्यूट्स यदि वहाँ पे क्रिएट होते हैं तो। इसके अलावा PM ने इनोग्रेट किया था वहाँ पे गृह प्रवेश प्रोग्राम, त्रिपुरा में अभी स्टार्ट किया था क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस थे, तो वहाँ से उससे पहले ये कुछ वहाँ पे काम हुए थे। मोर देन 2 लाख बेनिफिशरीज जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में वहाँ पे उनको घर प्रोवाइड किए गए थे। जनरल काउंसिल की बात करें तो जनरल काउंसिल की इन्फॉर्मेशन जो है उसकी देख लें आप क्या चीज़ है कि कौन कौन सी जनरल काउंसिल है आपकी एस्टेब्लिश कैसे हुई। तो ये आपका जो SRA एक्ट जो था उसके अंदर 1956 में जब आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तब आपका जनरल काउंसिल्स को क्रिएट किया गया पार्लियामेंट में। कमीशन में इसके चेयरमैन होते हैं जो होम मिनिस्टर रहेंगे, और मेंबर्स जो है वो आपके यहाँ पे स्टेट के चीफ मिनिस्टर और कोई अदर 2 मिनिस्टर जो है वो जिसको गवर्नर नॉमिनेट करे वो इसमें शामिल हो सकते हैं। और यूनियन टेरिटरीज जो है उसके भी 2 मेंबर वहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं। फंक्शन क्या है, देखो डिस्कस करना, रिकमेंडेशन बनाना किसी भी मैटर में जो कॉमन इंटरेस्ट का हो, चाहे इकोनॉमिक की बात हो, चाहे वहाँ की सोशल प्लानिंग की बात हो, या फिर कोई भी ऐसा मैटर जो कंसर्निंग हो बॉर्डर डिस्प्यूट से या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से रिलेटेड हो, या फिर इंटर-स्टेट ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, तो उससे यदि कोई एसोसिएटेड कोई पॉइंट है वहाँ पे यदि डाउट क्रिएट होता है, कोई इश्यू क्रिएट होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं। इसके अलावा ऐसे कोई भी मैटर जो अराइज होते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो हुआ SRA के अंदर, तो उनको भी यहाँ पे डील किया जा सकता है। कौन कौन सी काउंसिल है, सदर्न जोनल काउंसिल है जिसमें आंध्रा वगैरह सदर्न स्टेट आते हैं। वेस्टर्न कौन सी है, जिसमें आपका गोवा शामिल है, गुजरात शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है, ठीक है, दीन दमन वगैरह शामिल है, तो 3 यहाँ पे शामिल है। और नॉर्थ काउंसिल में कौन कौन से हैं, तो नॉर्थ काउंसिल में आपके नॉर्थ वाले ज़्यादातर स्टेट शामिल हैं। इसके अलावा नॉर्थर्न काउंसिल ये हो गया। इसके अलावा आपका एक है ईस्टर्न काउंसिल, है ना, तो ईस्टर्न में कौन कौन से आपके बिहार है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, और ये आपके यहाँ पे कह सकते हैं स्टेट में शामिल है।
ठीक है, तो ये आपकी 5 काउंसिल होगी जोनल। और इसके अलावा आपको थोड़ा सा हाँ, ये टॉपिक अपना खत्म हो गया। सेकंड, इसके बाद में हम बात करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस की। अब देखिए, सेंटर स्टेट रिलेशंस है ना, कुछ नई बात नहीं है। ठीक है, कि आपको इसमें कुछ बताया जाए, आपको ये पहले से मालूम है, और इसमें कोई भी यदि पॉइंट है तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। आप थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, फिर इसको वीडियो को फिर से स्टार्ट कीजिए। अब ये थर्ड टॉपिक का फर्स्ट है आपका रिफॉर्म इन सेवन्थ शेड्यूल। अब सेवन्थ शेड्यूल में आपको मालूम है कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो 3 लिस्ट में डिवाइडेड होते हैं। आर्टिकल 246 में डिस्ट्रीब्यूशन जो है पावर्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, कि स्टेट और सेंटर के बीच में कैसे कैसे होगा, वो यहाँ पे 3 लिस्ट में मेंशन है। 3 लिस्ट आपको मालूम है। और आर्टिकल 248 जो है उसमें बताया गया है कि रेज्यूडरी पावर जो है वो आपके पार्लियामेंट के पास में रहेंगी। तो ये 248 आर्टिकल आपको याद रखना है। एक आर्टिकल 246 आपको याद रखना है कि 246 में आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो स्टेट सेंटर के बीच में सेवन्थ शेड्यूल के जो है, सेवन्थ शेड्यूल जो है आपकी, वो आर्टिकल 246 के अंदर ये चीज़ें प्रोवाइड करती है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी और पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगी स्टेट और सेंटर के बीच में। तो ये सेवन्थ शेड्यूल मेंशन है। 248 का आपको मैंने बता दिया, रेजिस्ट्री पावर पार्लियामेंट के हाथ में होती है। रैशनल क्या है लिस्ट सिस्टम का, क्योंकि यूनिटी इंटीग्रिटी बनी रहे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चले, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रहे, बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट चलता रहे, और इनेबलिंग रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस चलती रहे। इन चीज़ों के लिए आपका एक लिस्ट सिस्टम वर्क करता है। तो आर्टिकल 246 फिर से आपको याद दिला दूँ, एंड 248, ये 2 आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। कौन कौन सी लिस्ट है, कैसे कैसे वर्क करती है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उसका डेवलपमेंट क्या है, ये सब चीज़ें आपको मालूम है और आप पहले से उनको जानते हैं। ठीक है, बस 100 कंटेंट अभी कह सकते हैं आइटम्स जो है यूनियन लिस्ट में है, तो आप इसको याद रखें 100 6152 ऐसे याद रखें इसको, 1006152। ठीक है, ऐसे याद रखें 161 52। और पहले कितने थे, वो आपके 97 66 47। मतलब जो बीच में स्टेट है, सबसे पहले यूनियन है, फिर आपका कंकरेंट है। तो स्टेट वाले जो 5 कम हुए और 5 आपके कह सकते हैं कंकरेंट में बढ़े, और यूनियन में आपके 3 बढ़े। तो इधर तो बैलेंस हो गया स्टेट कंकरेंट का, स्टेट से घट के 5 आपके सेंटर में चले गए, सॉरी कंकरेंट में चले गए, लेकिन यूनियन में 3 और आपके ऐड कर दिए गए टॉपिक, कह सकते हैं आइटम वहाँ पे ऐड कर दिए गए। कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो आपको ध्यान रखना है बस एक जरूरी चीज़ कि एजुकेशन आपका कंकरेंट लिस्ट में है, जबकि हेल्थ जो है पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन वो आपका स्टेट लिस्ट में है। बाकी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने नॉलेज डोमेन के बेसिस पे। डेवलपमेंट 1861 का काउंसिल एक्ट है, वहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है उन्होंने उसके अंदर वहाँ पे सब्सटेंशियल इंडियन रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे दिया गया। तो ये 1861 की जो आपका काउंसिल एक्ट उसमें बताया गया था। ठीक है, 1882 का जो लॉर्ड रिपन ने रेजोल्यूशन लाया था, उसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया कि इलेक्टेड म्यूनसिपल काउंसिल्स जो होंगी और रूरल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होंगे, ये 2 तरह से काम चलेगा। 1909 का आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसने एम्पावर किया प्रोविंशियल काउंसिल्स को और इसके साथ में इनेबल किया मोर इंडियन रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसने रिलैक्स किया सेंट्रल कंट्रोल को कि प्रोविंस पे कम रहेगा, और डिमार्केट किया, सेपरेट किया सेंट्रल प्रोविंशियल सब्जेक्ट को। फिर बात आती है 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, जहाँ पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है लेजिस्लेटिव पावर्स की कि 3 लिस्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो तब से चला आ रहा है और आज तक हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पता होनी चाहिए। इसके अलावा 7th शेड्यूल को कैसे अमेंड किया जा सकता है, तो वो आपको 368 आर्टिकल में जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का पार्ट 20 में, वहां से आपको चीज़ें मालूम होती है क्या क्या चाहिए। तो आपका प्रेजेंट एंड वोटिंग, आपके हाउस की जो स्ट्रेंथ होती है उसका प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का 2/3 वोटिंग चाहिए होता है, प्लस हाफ स्टेट जो है उनका वहाँ पे कह सकते हैं कि सिंपल मेजोरिटी से कंसेंट वहाँ पे चाहिए होता है। और ऐसी मेजोरिटी से कौन कौन से अदर काम किए जाते हैं, तो वो आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन और मैनर की बात हो, चाहे आपका एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन स्टेट की उसको बढ़ाने की बात हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ हो, या फिर आपका स्टेट जो है रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स का पार्लियामेंट में उसको चेंज करने की बात हो, या फिर पावर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसको अमेंड करने की बात हो, जो आपके आर्टिकल 368 इटसेल्फ वहाँ पे मेंशन है। तो वो ऐसी चीज़ें जो है कह सकते हैं 6 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने की चीज़ें हैं कि 6 पॉइंट के यदि कोई चीज़ें चेंज करनी है, जैसे फेडरलिज्म जैसी चीज़ें हैं, ऐसी कोई चीज़ें चेंज करनी है तो फेडरलिज्म से रिलेटेड है और डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई चीज़ों में चेंज करना है, तो आपको इस तरह से परमिशन वहाँ पे चाहिए होती है, जिसमें आपका 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला मेजोरिटी चाहिए और हाफ स्टेट से वहाँ पे रेटिफिकेशन चाहिए। सतलज यमुना लिंक कैनाल की यहाँ पे बात की गई है थर्ड टॉपिक के
सेकेंड सब टॉपिक में। तो सतलज यमुना लिंक कैनाल आप याद रखें, सतलज यमुना लिंक कैनाल आपका पंजाब और हरियाणा से एक टॉपिक लिंक करके आप ध्यान रखें। और ये सतलज रिवर से निकलेगी और उधर से यमुना से भी कैनाल आएगी, और दोनों मिलके जो आपका हरियाणा के पोर्शंस जो है वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ और जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसमें एवरेज एनुअल शेयर जो है वो सरप्लस वाटर जो है रावी व्यास रिवर का वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसका हरियाणा वाला पार्ट पहले से कंप्लीट था, लेकिन पंजाब ने उसको कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो हमेशा राइपेरियन प्रिंसिपल जो है उसको वहाँ पे साइट करती है, उद्धृत करती है, और उसका मतलब ये है कि इसका वाटर अवेलेबल नहीं है दूसरे स्टेट के लिए, क्योंकि राइपेरियन प्रिंसिपल का कहना है कि ऑनर जो है लैंड के जो वाटर बॉडी से एडजेसेंट होते हैं उनका राइट उस वाटर को यूज़ करने का है। तो पंजाब के जो जिस जगह से वो पानी निकलेगा तो वहाँ पे उनका मेन राइट बनेगा, तो इसलिए पंजाब गवर्नमेंट डिनाई कर देती है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कमीशन, कौन सा ट्रिब्यूनल जो है हरियाणा के ये जो डिस्प्यूट है इस पर बनाया गया था, तो वो था आपका इरेडी ट्रिब्यूनल 1987, जो इससे रिलेटेड है। थोड़ा सा नाम याद रह जाए तो आप याद रखने की कोशिश करें। इसके अलावा वाटर से रिलेटेड यदि आपको प्रोविजंस याद रखने हैं तो स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट दोनों में बात की गई है, लेकिन स्टेट लिस्ट की एंट्री 17 में लिखा है कि वाटर सप्लाईज की बात हो स्टेट में, चाहे इरिगेशन फैसिलिटी की बात हो, चाहे कैनाल या ड्रेनेज की बात हो, तो स्टेट लिस्ट में आएगा। जबकि एंट्री 56 ऑफ यूनियन लिस्ट मेंशंस दैट रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली विल बी डेल्ट बाय यूनियन लिस्ट। ठीक है, तो इंटरस्टेट रिवर की बात हो चाहे रिवर वैली की बात हो, वो रेगुलेट और डेवलपमेंट उनका जो है यूनियन लिस्ट के अंदर किया जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 262 में एडजुडिकेशन जो है आपका डिस्प्यूट्स का, वो वाटर्स जो है इंटर स्टेट रिवर है चाहे रिवर वैली है, तो उनके अंदर जो डिस्प्यूट्स होते हैं इनसे रिलेटेड, तो वहाँ पे एडजुडिकेशन जो है आपका 262 आर्टिकल में मेंशन किया गया कि कैसे कैसे वो डिस्प्यूट्स वहाँ पे रिजॉल्व किए जा सकते हैं। और इसके अंदर आपको पार्लियामेंट को पावर है कि पार्लियामेंट ने आर्टिकल 262 के प्रोविजंस के अंदर रहते हुए इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 बनाया था। इसके बाद में जो एक्ट 1956 बना, इसका काम हुआ कि इसने एम्पावर किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप कर सकती है ट्रिब्यूनल, ताकि वो एडजुडिकेट कर सके इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स को। अब यहाँ पे देखिए कि यदि इंटरस्टेट आपका इस तरह से ट्रिब्यूनल्स बनता है, इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट के लिए ट्रिब्यूनल यदि कोई बनता है 262 आर्टिकल के प्रोविजंस के अंदर 1956 के एक्ट के थ्रू, तो वहाँ पे उसकी पावर होगी कि वो इसका ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा, मतलब उसको फिर आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो था इसने रिप्लेस किया जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म अंडर एक्ट बाय सेटिंग अप ए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी। तो जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी पहले बना करती थी उसको ख़त्म करके अब यहाँ पे सिर्फ कमीशन बनता है, और ऐसे ऐसे यहाँ पे काम होते हैं। कौन कौन सी रिवर वाटर डिस्प्यूट चलते हैं, तो रावी और सतलज, रावी ब्यास सतलज पे आपका पंजाब हरियाणा राजस्थान स्टेट में चलता है। नर्मदा रिवर के ऊपर एमपी गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान में डिस्प्यूट चलता है। मांडवी रिवर के ऊपर गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र में चलता है। कृष्णा नदी के ऊपर महाराष्ट्र आंध्रा और कर्नाटक में भी चलता है। पेरियार जो है आपका तमिलनाडु और केरला से रिलेटेड डिस्प्यूट है। कावेरी पे आपका नीचे के चारों स्टेट का है, 3 स्टेट प्लस 1 यूटी जिसमें पुडुचेरी शामिल है, तो कर्नाटक तमिलनाडु केरला और पुडुचेरी शामिल है। गोदावरी में आपकी बात करें तो महाराष्ट्र आंध्रा तेलंगाना कर्नाटका उड़ीसा मध्य प्रदेश, मतलब जो सेंटर और थोड़ा सा कह सकते हैं सदर्न सेंट्रल जो स्टेट्स हैं वो शामिल हैं जिनमें डिस्प्यूट होता है। इसके अलावा वंशधारा रिवर जो है उसका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में डिस्प्यूट इंटर स्टेट रिवर वाटर वाला चलता रहता है। अदर की बात करें तो 9th शेड्यूल की बात चल रही है, वो झारखंड असेंबली ने कहा कि 77% तक हम रिजर्वेशन दे देंगे गवर्नमेंट की पोस्ट में जो वैकेंट रहती है, लेकिन वो पहले 9th शेड्यूल में शामिल होना चाहिए। ठीक है, 9th शेड्यूल का यदि आपको पता हो आविष्कार हुआ आपका एक तरीके से, तो वो आपका 1951 का फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, उससे इसको जोड़ा गया। इसमें क्या हुआ कि जुडिशियल स्क्रूटनी से बचाने के लिए जो भी कानून यदि 9th शेड्यूल में डाल दिए जाएंगे तो वो जुडिशियल स्क्रूटनी से बच जाएंगे, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन करें चाहे नहीं करें तो उससे बचाया जा सकता है। इसके लिए IR कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु वाला केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर से नहीं बचा जा सकता इसमें एक्ट को डालने के बावजूद भी। ठीक है, और ये कहा कि बस वो केस आपका 1973 के बाद में वो जो कानून है वो 9th शेड्यूल में डाला हुआ होना चाहिए। उससे पहले यदि कोई कानून उसमें डाला हुआ है 9th शेड्यूल के अंदर वो आता है तो उस पर जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होगी।
एक अगला टॉपिक है एप्सपा के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है 3 स्टेट हैं जहाँ पे अभी चल रहा है, और 3 स्टेट कौन कौन से हैं? असम, नागालैंड और मणिपुर, जहाँ से कुछ को हटा दिया गया है और कुछ अभी है, और एक चौथा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल है, उसके नीचे असम है, फिर नीचे आपका कह सकते हैं कि मिजोरम को आप छोड़ दें, बाकी 2 स्टेट जो है लास्ट के में जो मिजोरम है उसमें एप्सपा नहीं है, बाकी ऊपर के 4 स्टेट में आपका एप्सपा लगा हुआ है। कौन लगाता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लगाती है। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और कुछ आपका J&K जो है वहाँ पे भी ये एप्सपा लगता हुआ मतलब लग रहा है, अभी वहाँ पे सिमिलर एक्ट चल रहा है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख रहे हैं। 5 स्टेट है, 4 नॉर्थ ईस्ट के, जिसमें मिजोरम नीचे नीचे वाला नहीं है, बाकी ऊपर के चारों है, और आपका जम्मू कश्मीर वहाँ पे शामिल है। कौन सा एक्ट था? तो 1958 में एक्ट आया। कुछ सेक्शंस यदि आप याद रख सकें तो सेक्शन 4 में एप्सपा एक्ट की स्पेशल पावर दी जाती है, कह सकते हैं आप मिलिट्री पर्सनल्स को। इसके अलावा सेक्शन 6 में इम्यूनिटी है, और सेक्शन 3 में आपका कि कैसे डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करना प्रेसिडेंट वगैरह का काम नहीं, गवर्नर जो है स्टेट का या एडमिनिस्ट्रेटर है उसका काम है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि डिस्टर्ब एरिया या तो गवर्नर डिसाइड करेगा स्टेट का, या फिर यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिसाइड करेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इस पॉइंट को मैं फिर से बोल देता हूँ, गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि डिस्टर्ब एरिया है या नहीं है। अगला न्यूज हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरस्टेट काउंसिल। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात की है इंटरस्टेट काउंसिल को। अब रिवर वाटर डिस्प्यूट इंटरस्टेट काउंसिल बनेगी, उसके लिए रिवर वाटर डिस्प्यूट के लिए वो 62 के अंदर 262 के अंदर बनेगी। देन इंटरस्टेट काउंसिल विल बी कंस्टिट्यूट अंडर आर्टिकल 263। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसका काम क्या होगा? इसमें मेंशन है कि यहाँ पे काउंसिल जो है उसको ऑथराइज किया जाएगा, प्रेसिडेंट कर सकता है ऐसी काउंसिल को, और ऑथराइज कर सकता है कि उसमें जो नेचर ऑफ ड्यूटीज़ जो है उसको डिफाइन किया जा सकता है जो काउंसिल द्वारा परफॉर्म की जाएंगी। इसके साथ में इसका जो बनाया गया उसको परसुएंस किया गया रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन, जो 1990 में इसको बनाया गया, मतलब इंटरस्टेट काउंसिल 1990 में स्टार्ट की गई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एस्टेब्लिश कौन करता है। अब ये किसी एक्ट से नहीं होती है, ये आपकी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से होती है। कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको एस्टेब्लिश करने का काम करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें। जनरल काउंसिल आपके एक्ट से आई थी, आपका जनरल काउंसिल आपका किससे आया? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से आया, जबकि आपका इंटरस्टेट काउंसिल आपका सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आता है। प्राइम मिनिस्टर्स के हेड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जबकि जनरल काउंसिल का हेड कौन होता है? होम मिनिस्टर होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स के चेयरमैन होते हैं, सीएम उसके मेंबर होते हैं, 6 जो ऑल स्टेट और 6 यूनियन जो मिनिस्टर हैं वो उसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा कह सकते हैं कि यूनियन होम मिनिस्टर जो है चेयरमैन होगा स्टैंडिंग कमेटी का, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और 10 यूनियन मिनिस्टर जो है उसके परमानेंट इन्विटीज होते हैं। फंक्शन क्या है तो ये आपको मालूम है, स्टेट्स के बीच में देखो डिस्प्यूट है तो ये इंक्वायर कर सकता है वहाँ पे और एडवाइस कर सकता है, या फिर कुछ स्टेट और यूनियन के बीच में डिस्प्यूट हो तो भी ये वहाँ पे काम कर सकता है। इसके अलावा रिकमेंडेशन करेगा बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एक्शंस के लिए। एक नेक्स्ट न्यूज़ है आपका कि इंडो नागा सीज फायर एग्रीमेंट जो 1997 से 2022 तक चला, उसको 25 साल अभी हो गया है, 25 ईयर्स हो गया है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपका जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जिसे बोलते हैं NSCN, ठीक है, NSCN जिसके बोलते हैं इजाक कह सकते हैं मूवीहा, उसके बीच में हुआ था और ये 1997 में आया। और यहाँ पे काफ़ी राउंड ऑफ टॉक्स जो हुई मल्टीपल हुई, और इसके अलावा यहाँ पे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बनाया गया जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जो है NSCN IM वो साइन किया गया 2015 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ठीक है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपका PDRD ग्रांट होती है जिसे बोलते हैं पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो जो डिवोल्यूशन हो जाता है मनी का फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे, तो यदि रेवेन्यू डेफिसिट रहता है तो वहाँ पे अलग से ग्रांट दी जाती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। और अभी आपका 15th फाइनेंस कमीशन ने ये चीज़ें प्रोविजन किए हुए हैं, ये बस आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा कोई चीज़ यहाँ पे जानने वाली बात नहीं है। एक चीज़ अब हम आगे बात करेंगे वो न्यूज है आपकी ADCs होता है आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब ये क्या है आपका कि अभी खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसे बोलते हैं खारडसी, ऐसे याद रख सकते हैं KHADS। ठीक है, और वो मेघालय में है, उसने अपोज किया है स्टेट गवर्नमेंट के जो असम गवर्नमेंट के साथ में
बाउंड्री डिस्प्यूट के लिए जो डील किया गया था उसको अपोज कर दिया है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, अब इसकी बात करते हैं तो ये अंडर 6th शेड्यूल बनाई जाती है। इनके पास तीनों काम है, एग्जीक्यूटिव का भी है, लेजिस्लेशन का भी है और जुडिशियल पावर्स भी है। इसके अलावा ये कौन कौन से स्टेट में चलेगी, तो 6th शेड्यूल आपको मालूम है MATM स्टेट है, MATM, जिसमें आपका कौन कौन सा है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। और कितनी है अभी काउंसिल, टोटल 10 ADCs है जो इन 4 स्टेट में चल रही है। कंपोजिशन कौन कौन होता है कि इसमें कम से कम 30 तो मेंबर होते हैं ईच ADC में, और इसमें 4 जो मेंबर होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं गवर्नर के द्वारा, और 26 मेंबर्स आर इलेक्टेड यूजिंग एडल्ट फ्रेंचाइजी, और इनका टर्म कितना होता है 5 ईयर। देन पावर्स की बात करें तो पावर्स क्या होती है कि गवर्नर जो इनको एम्पावर करता है कि ये एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, तो यहाँ पे गवर्नर की स्पेशल पावर होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डिस्टर्ब एरिया को डिक्लेयर करने की बात भी गवर्नर के पास में पावर होती है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। और गवर्नर इज एम्पावर टू इंक्रीज और डिक्रीज एरियाज और चेंज द नेम ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, यदि एरिया घटाने बढ़ाने की बात हो चाहे उनके नाम चेंज करने की बात हो, गवर्नर के पास में पावर होती है। इसके बाद में काउंसिल्स जो है वो हैव बीन इंडोड विद सिविल एंड क्रिमिनल जुडिशियल पावर, तो इनके पास में सिविल केसेस हो चाहे क्रिमिनल केसेस हो, वहां पे इनके पास में जुडिशियल पावर होती है इन काउंसिल के पास में। काउंसिल का नाम क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADCs। अब जुडिक्शन जो है दीज काउंसिल्स का वो क्या है, सब्जेक्टेड टू है जुडिशियल जुडिक्शन ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, मतलब जिस स्टेट का जो हाई कोर्ट है, जैसे मेघालय हाई कोर्ट है, तो मेघालय में यदि कोई ADC है तो वो मेघालय हाईकोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर आएगी। ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। 10 ADCs चलती हैं, 4 स्टेट में चलती हैं, 6 शेड्यूल के अंदर बनाई जाती हैं, 30 मेंबर होते हैं, 4 नॉमिनेट होते हैं, गवर्नर के पास में पावर होती है एरिया डिक्रीज और इंक्रीज करने की या उनका नाम चेंज करने की। सिविल और क्रिमिनल जुडिशियल पावर दोनों की इसके पास होती है और हाईकोर्ट के अंदर ये आती हैं जुडिक्शन के अंदर। इसके बाद में महाजन कमीशन की बात इसलिए चल रही है क्योंकि इसने महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला के बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए 1966 में इस कमीशन को बनाया गया था। और अभी बेलगांव जो है आपका कर्नाटक का पार्ट है, और महाराष्ट्र ने रिजेक्ट कर दिया इस रिपोर्ट इसने जो पब्लिश की 2004 में रिपोर्ट इसने जो प्रोवाइड की उसको, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोवाइड की गई। ठीक है, इसके बाद में इतना याद रखना था कि महाजन कमीशन किस चीज़ से रिलेटेड है, बस महाजन आपका मिलिट्री से मत कर देना, महाजन रेंज वगैरह से ध्यान रखना। महाजन कमीशन आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला के बॉर्डर डिस्प्यूट है उनके ऊपर ये बात करता है। ठीक है, आगे बात करेंगे 4th, 5th, 6th एंड 7th टॉपिक की, तो वो इसी वीडियो का पार्ट होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा साइज बड़ा हो गया इस वीडियो का, इसलिए हम उसको सेकंड वीडियो का ही आप पार्ट समझें, बस वो पार्ट तीसरा हो जाएगा, तो उस पर थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। अगली वीडियो में अगले पार्ट में मतलब हम उसको कंप्लीट इस सेक्शन को कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में, जल्दी मैं उसको डाल दूंगा, आप इसको जस्ट रिवाइज कर लें, इसको सुन लें इस वीडियो को, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। थैंक यू, जय हिंद।